नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद आरबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक वीकली करंट अफेयर्स का सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 20 करंट अफेयर्स के प्रश्नों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथ ही हम बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर्स के पेजों को पढ़ते होंगे, तो आप उस पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर अवश्य दे पाएँगे। हाँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए हम अपने वीडियो पे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न कहता है 1 जनवरी 2023 को कोरेगाँव भीमा की लड़ाई की कौन-सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो चलिए बताइए, हाल ही में 1 जनवरी 2023 को कोरेगाँव भीमा की लड़ाई की कौन-सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थात 205वीं। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है 1 जनवरी 2023 को कोरेगांव भीमा की लड़ाई की 205वीं वर्षगांठ मनाई गई। भीमा कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 को पेशवा बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान एफ स्टॉन्ट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का एक हिस्सा थी। ब्रिटिश सेना में बड़े पैमाने पे महार लोग शामिल थे, जो महाराष्ट्र में दलित उपजातियों में से सबसे अधिक आबादी वाले लोग हैं। दलित बहुल ब्रिटिश सेना ने पेशवा सेना को हरा दिया था। इसी याद में हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव हिंसा की दिवस मनाई जाती है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो चलिए बताइए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अर्थात नागपुर। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर में आयोजित की जाएगी। 3 से 7 जनवरी 2023 तक राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन द्वारा 108वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022 बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 की थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वीमेन एम्पावरमेंट है। इस प्रकार 108वीं विज्ञान कांग्रेस नागपुर में आयोजित की जाएगी। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है? तो चलिए बताइए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरू होने वाली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 अर्थात कोलकाता। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू होगी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है। मेट्रो लाइन कोलकाता होते हुए साल्ट लेक को हुगली नदी के नीचे एक खंड के साथ हावड़ा से जोड़ेगी। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इस परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। भारत में पहली मेट्रो रेल प्रणाली में 1984 में दमदम से टौलीगंज तक कोलकाता में ही शुरू की गई थी। इस प्रकार भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता में शुरू की जाएगी। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? तो चलिए बताइए, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 अर्थात कोनेरू हम्पी। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है कोनेरू हम्पी विश्व लिफ्ट शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास के पहले भारतीय बन गई हैं। उसने रजत पदक जीतने के लिए 12.5/17 का स्कोर किया। वह सिर्फ आधे अंक से स्वर्ण पदक से चूक गई। वह 2019 में फाइड महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने के लिए जानी जाती हैं। 2002 में वह 15 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर का निधन खिताब हासिल करने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की महिला बनी। इस प्रकार कोनेरू हम्पी विश्व लिफ्ट शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है नई दिल्ली में MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में
भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो चलिए बताइए, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अर्थात कौस्तभ चटर्जी। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, कौस्तभ चटर्जी नई दिल्ली में एमपीएल 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने। 19 वर्षीय जीएम मित्रभा गुहा के खिलाफ अपना खेल ड्रॉ किया। कोलकाता के रहने वाले कौस्तभ पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर बने। कौस्तभ ने बांग्लादेश में शेख रसेल जीएम 2021 में अपना पहला जीएम मानदंड अर्जित किया और एशिया महाद्वीप चैंपियनशिप 2022 में अपना दूसरा जीएम मानदंड हासिल किया। इस प्रकार कौस्तभ चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है? तो चलिए बताइए, रेल मंत्रालय ने कब तक कार्बन तटस्थ बनने की रूपरेखा तैयार की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अर्थात 2030। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, रेल मंत्रालय ने 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। योजना का उद्देश्य कुशल संचालन के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है। योजना के घटक सभी रेलवे प्रतिष्ठानों, टिकाऊ भवनों और उपकरणों में ऊर्जा दक्षता और बिजली की गुणवत्ता और बहाली पर रूफटॉप सौर पैनल की स्थापना की है। इस प्रकार रेल मंत्रालय ने 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने की लक्ष्य रखा है। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, फरक्का में गंगा के जल को निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझा किया जा रहा है? तो चलिए बताइए, फरक्का बैराज से गंगा के जल को किस देश के साथ साझा किया जाने वाला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थात बांग्लादेश। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, फरक्का बैराज फरक्का बैराज बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा नदी तक फैला है। फरक्का बैराज परियोजना, जिसका मुख्य यालय पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का में है, केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है। फरक्का बैराज परियोजना प्राधिकरण की स्थापना 1961 में हुई थी और बैराज को 1975 में चालू किया गया था। इस प्रकार फरक्का बैराज से गंगा का जल बांग्लादेश के साथ साझा किया जाएगा। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला एवं दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो चलिए बताइए, कौन सा देश है जो एशिया का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च करने वाला देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 अर्थात चीन। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। जर्मनी पहले देश था जिसने सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत की। चीन ट्रेन की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा देखा गया है और यह बिना ईंधन भरे 600 किलोमीटर तक चल सकता है। फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम द्वारा विकसित जर्मन ट्रेन के बिना ईंधन भरे 1175 किलोमीटर की दूरी तय करने का रिकॉर्ड बनाया है। इस प्रकार चीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश एवं दुनिया का दूसरा देश बन गया है। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, सरकार ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के लिए कितने प्रवासी भारतीयों को नामित किया है? तो चलिए बताइए, सरकार ने प्रवासी भारतीय सम्मान के लिए कितने लोगों को नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अर्थात 27 लोगों को। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, सरकार ने 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए नामित किया है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 17वां संस्करण मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 जनवरी से 10 जनवरी 2023 के दौरान आयोजित किया जाएगा। पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाएंगे। प्राप्तकर्ताओं में उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली ज्यूरी सह पुरस्कार समिति द्वारा चुना गया था। गोयना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, डीएसबी ग्रुप के सीईओ पीयूष गुप्ता 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 27 प्राप्तकर्ताओं में शामिल हैं। इस प्रकार प्रवासी भारतीय दिवस पर
27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो चलिए बताइए, सियाचिन पर तैनात होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अर्थात शिव चौहान। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, कैप्टन शिव चौहान दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में परिचालन के लिए तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। तैनाती से पहले चौहान ने भारतीय सेना के अन्य अधिकारियों के साथ सियाचिन बैटल स्कूल में 1 महीने का कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया। कैप्टन शिवा के नेतृत्व में सैपर्स की टीम को 3 महीने के लिए पोस्ट पर तैनात किया जाएगा। इस प्रकार शिव चौहान सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? तो चलिए बताइए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में सियोम पुल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थात अरुणाचल प्रदेश। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था। अलोंग इकियोनंग रोड पर सियोम ब्रिज एक 100 मीटर क्लास 70 स्टील आर्क सुपर स्ट्रक्चर वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात LAC के साथ ऊपरी सियोंग जिले तुतिंग और इकियोंग क्षेत्रों के आगे के क्षेत्रों में सैनिकों और भारी उपकरणों को तेजी से शामिल करने की सुविधा प्रदान करेगा। इस प्रकार सियोंग पुल का हाल ही में उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गाना नगाई उत्सव मनाता है? तो चलिए बताइए, मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल मौसम के बाद गाना नगाई उत्सव मनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 अर्थात जेलिरियांग समुदाय हर साल फसल उत्सव के बाद गाना नगाई उत्सव मनाता है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, गाना नगाई उत्सव मणिपुर में एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे जेलियारोंग समुदाय द्वारा हर साल फसल के मौसम के बाद मनाया जाता है। 4 जनवरी 2023 को समुदाय अच्छी फसल के लिए अपना आभार व्यक्त करने और आने वाले समृद्ध वर्ष के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्र होगा। उत्सव आमतौर पर दिसंबर या जनवरी के महीने में पूरे 5 दिनों तक मनाया जाता है। इसकी तिथि हर साल बदलती रहती है। इस प्रकार गाना नगाई उत्सव मणिपुर में जेलियारोंग समुदाय द्वारा फसल के मौसम के बाद मनाया जाता है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो चलिए बताइए, विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थात 4 जनवरी। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। यह दृष्टिबाधित लोगों के लिए संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस फ्रांसीसी शिक्षक लुइस ब्रेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने वर्ष 1809 में ब्रेल भाषा का आविष्कार किया। ब्रेल कोड लिखित भाषा का एक रूप है जो वर्णों के लिए उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करता है। इस प्रकार प्रत्येक साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, किस राज्य में जागा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिट अवार्ड 2023 जीता है? तो चलिए बताइए, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने जागा मिशन के तहत UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अर्थात उड़ीसा। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, उड़ीसा सरकार ने झुग्गी उन्नयन और भूमि शीर्षक कार्यक्रम जागा उड़ीसा लेवल हैबिटेट मिशन ने UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। यह पुरस्कार हर साल UN हैबिटेट के साथ साझेदारी में यूनाइटेड किंगडम स्थित एक संगठन वर्ल्ड हैबिटेट द्वारा दिया जाता है। इसका लक्ष्य उड़ीसा को 2023 के अंत तक झुग्गी मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनाना है। इस प्रकार वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 उड़ीसा राज्य को दिया गया है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया? तो चलिए बताइए, राष्ट्रपति ने 4 जनवरी को किस राज्य में स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थात राजस्थान। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है,
राष्ट्रपति मुर्मू ने 4 जनवरी 2023 को राजस्थान के पाली जिले में रोहट में जम्बूरी का उद्घाटन किया। राजस्थान ने 66 साल बाद जम्बूरी की मेजबानी की। इसमें देश भर से 35,000 से अधिक स्काउट और गाइड ने भाग लिया। निम्बली गांव में 220 हेक्टेयर क्षेत्र में सभी सुविधाओं के साथ एक स्मार्ट जम्बूरी गांव स्थापित किया गया और कार्यक्रम स्थल पर 6500 टेंट लगाए गए। इस प्रकार स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन राजस्थान में किया गया। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में होगा? तो चलिए बताइए, भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 अर्थात कर्नाटक। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में आयोजित होगा। यह 12 से 16 जनवरी 2023 तक मनाया जाएगा। युवा उत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस प्रकार 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक में आयोजित होगा। इस प्रकार 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक में आयोजित होगा। आइए आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश होगा? तो चलिए बताइए, कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थात स्पेन। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, स्पेन 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश बनने जा रहा है। पुस्तक मेले का आयोजन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड द्वारा किया जाएगा। यह मेला 31 जनवरी से 12 फरवरी 2023 तक कोलकाता के पास साल्ट लेक में स्थित सेंट्रल पार्क मेला ग्राउंड, जिसे बोई मेला प्रांगण नाम दिया गया है, में आयोजित किया जाएगा। पहली बार बंगाल की दुर्लभ पुंथियों, पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस प्रकार 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश स्पेन है। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, 4 जनवरी 2023 को डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वर्ष 2023 तक देश से किस बीमारी के उन्मूलन की समीक्षा के लिए 4 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के सरकारों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है? तो बताइए, स्वास्थ्य मंत्री ने किस बीमारी के उन्मूलन के लिए 4 राज्यों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अर्थात कालाजार। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 4 जनवरी 2023 को 4 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सरकारों के साथ 2023 तक देश से कालाजार के उन्मूलन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। 632 स्थानीय ब्लॉकों ने पहले ही प्रति 10,000 जनसंख्या पर कालाजार के एक मामले से कम के साथ उन्मूलन की स्थिति हासिल कर ली। इस प्रकार 2023 तक कालाजार बीमारी के उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने 4 राज्यों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, कौन सा शहर 9 जनवरी से 11 जनवरी 2023 के बीच में G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंसिंग इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी करेगा? तो चलिए बताइए, वह कौन सा देश है जो G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंसिंग इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थात कोलकाता शहर। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, कोलकाता 9 जनवरी से 11 जनवरी 2023 के बीच G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंसिंग इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्तीय समावेशन में भारत की भूमिका पर एक अनूठी प्रदर्शनी दिखाई जाएगी। यह कार्य समूह वित्तीय प्रणाली के साथ साथ वित्तीय प्रणाली के बुनियादी ढांचों में सुधार के तरीकों पर चर्चा करेगा। इस प्रकार कोलकाता शहर में ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंसिंग इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। आइए आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न कहता है, जनवरी 2023 में भारत के किस देश में महिला शांति सैनिक की एक पलटन तैनात कर रहा है? तो चलिए बताइए, भारत किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात करने जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अर्थात सूडान में। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे अधिक सैन्य योगदान करने वाले देशों में भारत सूडान के अबेई में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है। यह 2007 के बाद संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला ब्लू हेलमेट की देश की सबसे बड़ी एकल यूनिट होगी। 2007 में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए पूरी तरह से महिलाओं की टुकड़ी को तैनात करने वाला पहला देश बन गया। यूनिट का लक्ष्य अबेई में हिंसा की हालिया वृद्धि को नियंत्रित करना है। इस प्रकार भारत सूडान के अबेई में महिला शांति सैनिकों की
पलटन तैनात करने वाला पहला देश बन गया है। इस प्रकार आज के वीडियो का समापन हुआ। आगे के प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।